Hi students, in today's lecture we are going to learn significance of management principles. As we have discussed the nature of principles of management in previous lecture. So previous lecture में हमने देखा था nature of प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर जो भी है, तो वो क्या था वो हमने देख लिया था। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो आप पहले वो देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। उसके बाद ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये किस प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो 14 प्रिंसिपल्स दिया है हेनरी फेयोल ने, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे कि ये किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए, एक और मैनेजर के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट था यूनिवर्सल एप्लीकेबल नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। सो मैंने बताया था यूनिवर्सल एप्लीकेबल है ये, इसे हर कोई, हर तरह की कंपनी इसे ट्राई कर चुकी है, उसे अच्छा रिजल्ट मिला है उसका, और इसका अभी भी जितने भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है सब इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर तरह के बिजनेस में ये एप्लीकेबल है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सोल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स विच आर रिकरिंग। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होते रहते हैं, रिकरिंग मीन्स होते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उसके लिए ये क्या है, प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन है जो दे दिया गया 14 प्रिंसिपल्स। ये प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन है, उससे वो लोग मतलब गाइडेंस, उसकी गाइडेंस से, उसके उस प्रिंसिपल को फॉलो करके वो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ढूंढते भी हैं कंपनी जो भी हैं। ठीक है, मैनेजर, they are guiding the manager, so it is important for every manager to know them. so ये गाइड करता है मैनेजर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर मैनेजर को, चाहे बड़ी कंपनी का मैनेजर हो चाहे छोटी कंपनी का मैनेजर हो, ठीक है, जैसा भी किसी भी कंपनी का मैनेजर हो, उसे इन 14 प्रिंसिपल को जानना, उसे अप्लाई करना, जो भी है उसका, वो उसे आना चाहिए हर मैनेजर को। ठीक है, इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन ग्रुप एक्टिविटी वन नीड्स टू apply principles according to nature, size and requirement of the organization. हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिग हो नेचर में या साइज़ में या कैसा भी हो, चाहे किसी भी नेचर का हो, चाहे बैंक सेलिंग कंपनी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे साइज़, चाहे बिग कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, वो उन्हें ये जो प्रिंसिपल्स है वो इसके अकॉर्डिंग, साइज़, नेचर, इसके अकॉर्डिंग, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंग इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये रिजिड नहीं होते, फिक्स नहीं होते हैं, डायनामिक नेचर के होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये चेंज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन नीड। दीज प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड एंड प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम मेनी ईयर्स। कई सालों से वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसका टेस्ट हुआ है। टेस्टेड, टाइम टेस्टेड मीन्स क्या, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसे अप्लाई किया है और उसे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिला है। मतलब उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया या फिर किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अप्लाई किया और उसका इन्हें अच्छा रिजल्ट मिला है, आउटपुट मिला है। इसके लिए ये क्या है, कई सालों से इस पर रिसर्च हुआ है, तब जाके ये अभी सारी की सारी कंपनियां इसे फॉलो करती हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन से इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिसे पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट हैं उसके क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड्स यूज़फुल इंसाइट टू मैनेजर्स। यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं उन्हें यूज़फुल इंसाइट जानने को मौका मिलता, मतलब एक बोल सकते हैं कि चांस मिलता है, अगर वो इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो जो भी इंसाइट्स, अंदरूनी जो भी मैटर है उसे समझने का उन्हें फ़ायदा मिलता है। ओके, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को समझने में एक मैनेजर को हेल्प मिलती है। ठीक है, पूरे अगर ये प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वहाँ पे होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को उन्हें समझने में हेल्प मिलती है।
द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स हेल्प टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन, अलग अलग कंडीशंस आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उसे समझते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो उन्हें इसे समझने का और इसमें इम्प्रूव करने में उन्हें हेल्प मिलती है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आती है उसे उसका सोल्यूशन ढूंढने में, जो भी सिचुएशन आती है उसको, क्योंकि देखिए जो मैनेजर होते हैं, कंपनी जो होती है, उसे अलग अलग कंडीशन, अलग अलग प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, तो उसे उन्हें कॉन्फिडेंटली उन्हें फेस करना पड़ता है। तो अगर ये प्रिंसिपल को समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वो ये सारी चीज़ों से बाहर आ जाते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। इन फर्दर हेल्प द मैनेजर टू फाइंड आउट द सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल सिचुएशन। मैंने आपको बताया कि वो सिचुएशन कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, उसे सॉल्व कर लेते हैं, सिचुएशन कैसी भी उसे हैंडल कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं और अपना सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, फाइंड आउट कर लेता है मैनेजर, अगर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो इससे अगर कुछ सीखते हैं, समझते हैं, इसे मानते हैं और इसे अप्लाई करते हैं, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, जो 14 प्रिंसिपल्स है, ये एक आउटकम है किसका, एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। बहुत सारे लोगों के जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल पीपल जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसे किया, अप्लाई किया, तो उनका एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस का आउटकम है। ठीक है, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने इसका टेस्ट लिया, इस पर रिसर्च किया, इसे देखा, तब बाद में उसका आउटकम है कि हाँ ये सही है और ये काम करता है। The use of these principles is helping managers about the manner in which he should act in different situation। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें हेल्प मिलती है कि वो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में उन्हें किस तरीके का एक्ट करना चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, कैसा डिसीजन लेना चाहिए, ये उन्हें प्रिंसिपल्स के थ्रू पता चलता है। This type of timely guidance reduces the wastage of resources and the goals can be achieved in appropriate manner। So जो गाइडेंस देती है ये प्रिंसिपल, जो गाइडलाइंस मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ये इनका जो वेस्टेज होता है, रिसोर्सेज का वेस्ट होता है जो, तो ये क्या होता है, अवॉइड करते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा उन्हें रिसर्च में या फिर ज़्यादा ट्रायल एंड एरर में उन्हें ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को उन्हें वेस्ट नहीं करना पड़ता, और वो अप्रोप्रिएट मैनर में, और वो अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं। मतलब बिना किसी नुकसान के, बिना किसी प्रॉब्लम को खड़ा किए वो क्या करते हैं, अगर ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं आराम से, अप्रोप्रिएट मैनर में। ओके, सेकेंड वन इज़, इसका सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज हैं, हमें पता है इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर यूज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो ये कैसे इम्पोर्टेंस है, अगर वो जो उनका रिसोर्सेज है उसमें कैसे यूटिलाइजेशन कर सके, प्रॉपर यूज़ हो सके, उसका कुछ वेस्ट ना जाए, कैसे हो सकता है, वो भी इस प्रिंसिपल के द्वारा उन्हें पता चल जाता है। हमें पता है कि 2 तरीके का रिसोर्सेज होता है हर कंपनी में। फिजिकल रिसोर्सेज में आपका जाता है मटेरियल, मशीन्स, मनी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में हमें पता है मैन पावर, जो लेबर होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। ओके, सो वो सारे आ जाते हैं। तो इन दोनों से ही मिलके तो कंपनी बनती है, ये दोनों तो मिलके काम करते हैं। ठीक है, जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं एंड जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। सो the basic function of management is to make proper balance between these resources by putting them to optimum use and control on wastage of resources। So जो basic function management का है वो ये बताता है कि दोनों में proper balance कैसे हो। ये human resources है, ये आपका जो physical resources है, इन दोनों में proper balance कैसे बना के रखा जाए, ये इन्हें इस प्रिंसिपल गाइडलाइन के थ्रू पता चलती है। और ये जो भी उनका वेस्टेज रिसोर्सेज होता है, यहाँ पे मतलब उनका कुछ रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होता, वो कंट्रोल कर लेते हैं, ऑप्टिमम यूज़ करते हैं दोनों का। ना कभी मतलब एम्प्लॉयज़ से बहुत ज़्यादा उनसे कम निकलना पड़ता है, ना ही उन्हें उनका फिजिकल रिसोर्सेज जो भी है उसका ना तो उन्हें कुछ नुकसान होता है। तो वो इस तरीके से काम करते हैं, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कि दोनों में बैलेंस बना के काम करते हैं। ठीक है, और ये कैसे उन्हें पता चलेगा, जब वो पढ़ेंगे, समझेंगे, जो भी प्रिंसिपल्स है उसे फॉलो करेंगे, तब समझेंगे ये कैसे दोनों में प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है कि किसी का भी नुकसान ना हो। ठीक है, while maintaining disciplines and healthy working environment, management always uses techniques and principles।
जब वो मेंटेन बना के चलते हैं डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट, जहाँ पे पर्सन काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। हर किसी के लिए एक अच्छा माहौल होता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है, और यहाँ पे वो क्या करते हैं, टेक्निक्स यूजेज एंड प्रिंसिपल्स। और जब फिजिकल रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे वो टेक्निकल यूज़ करते हैं और प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस बना के चलते हैं। इट हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल cordial relationship between management and employees, which increases the efficiency level of employees and also affects the effective administrations. ये क्या होता है कि दोनों में एक रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। जो जिससे कि क्या होता है कि बढ़ता है, एक लेवल बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का, जिससे कि वो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी इफ़ेक्ट होता है। ओके, बेसिकली यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि जब कंपनी या मैनेजर एक मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बनाती है, तो क्या होता है कि उनकी जो काम करने की एफिशिएंसी होती है, कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। और वो इफ़ेक्ट करती है किस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी वो इफ़ेक्ट करती है, वो दिखता है। फॉर एग्जांपल, यूज़ ऑफ standard tools and machinery helps in increasing quality or productivity as well as in increasing level of efficiency of human resources। जब अच्छे टूल्स एंड मशीनरी का है, मतलब कि एडवांस लेवल पे, और जो अभी ट्रेंडिंग में है, ओके, जो न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर काम कर रही है कंपनी, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी की भी जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज की काम करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो भी बढ़ जाती है। मतलब कि अच्छी क्वालिटी की जो मशीनरी होती है उससे काम करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी जैसे हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के आने पे कितना ज़्यादा हो गया। अगर पहले के जैसा ही लोग सिर्फ वही जो पेन और नोटबुक से ही सब जो भी हिसाब किताब करें, अकाउंटेंसी करें, तो कितना मुश्किल रहेगा। अगर कंपनी जो पुराना है, जो पुराने टेक्नोलॉजी है, जो पुराने रूल्स हैं, उसी पे रहे, तो कितना प्रॉब्लम होते अगर वो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ना यूज़ करे। तो अभी कंप्यूटर है तो उसके थ्रू जल्दी से काम भी हो जाता है, और कम टाइम में भी काम हो जाता है अच्छे से। तो इससे क्या होता है कि उससे सबका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, हर और जो कंपनी है उसका भी रेपुटेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है, कि हाँ वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू काम होता है, बहुत ही काफ़ी डेवलप कर रही है कंपनी। ओके, थर्ड वन इज़ साइंटिफिक डिसीजन। ये इसका थर्ड इंपॉर्टेंस है कि साइंटिफिक डिसीजन लेने भी ये जो प्रिंसिपल्स है ये इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड डिसीजन। तो साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में डिसीजन लेना, सिस्टमेटिक तरीके से डिसीजन लेना और बैलेंस डिसीजन लेना, ठीक है। प्रॉपर रेशियो होना चाहिए डिसीजन में। Principals train the managers to handle critical situations tactfully, otherwise the managers have to work always with trial and error method। तो प्रिंसिपल ट्रेन करता है मैनेजर्स को कि वो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को किस तरीके से टैक्टफुली उसे अच्छे से हैंडल कर सके, उसे टैकल कर सके, ओके, उसका किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन किस तरीके से वो खोज निकालें। तो ये इससे हेल्प मिलता है मैनेजर को। नहीं तो वो क्या करेंगे, अगर ये प्रिंसिपल ना होते, अगर उसको फॉलो नहीं करते, तो क्या होता है कि मैनेजर्स अपने जो ट्रायल एंड एरर मेथड है उसी को यूज़ करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उनके सारे बहुत ऑप्शन होते हैं। चलो ये कर लिया, अगर ये काम नहीं आया तो ये कर लूँगा, ये नहीं तो ये कर लूँ। इससे क्या हो रहा है, उनका टाइम जा रहा है और जो रिसोर्सेज है वो भी वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक ही दिया गया है तो यहाँ पे एक नहीं हो रहा है तो दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरा पे सही नहीं हो रहा है तो इस पे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। ट्राई करते रहते हैं और जब वो उनका जो भी उनका रहता है डिसीजन वो सही नहीं होता तो दूसरा स्टेप उठाते हैं, वो नहीं सही तो तीसरा स्टेप उठाते हैं। ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, अगर ये जो प्रिंसिपल्स है ये ना होते तो उन्हें यही बार बार उनका जो मेथड है यही उन्हें यूज़ करना पड़ता। With the use of various management principles, one can get an idea about how to analyze the situations to search alternative options and their results। तो
जो इतने सारे वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या होता है, इससे उन्हें एक आइडिया मिलता है, वो उनको मैनेजर्स को आइडिया मिलता है कि वो कैसे सिचुएशन को एनालाइज करे, कैसे समझे और कैसे अलग अलग ऑल्टरनेटिव, कैसे अलग अलग ऑप्शन को वो सर्च कर सके, चॉइसेस को सर्च कर सके, ओके, और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसके रिज़ल्ट के बारे में भी वो जान सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है, इस साइंटिफिक डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के लिए। फोर्थ वन इज़ अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन को कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू देखते हैं कैसे समझते हैं वो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेस्ड है, आधारित है किस पे, अलग अलग पहलुओं पे, ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग पहलुओं पे भी बेस्ड है। जैसे कि दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि वो सिर्फ रिसोर्सेज को हैंडल कर सके इफ़ेक्टिवली, वो मैनेजमेंट को मतलब यहाँ पे गाइड कर, यहाँ पे ये भी गाइड किया जा रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे भी समझना चाहिए। सो देखिए, सोसाइटी से कंपनी इतना कुछ लेती है, वाटर यूज़ कर रही है, लैंड यूज़ कर रही है, ठीक है, लोगों का सपोर्ट उससे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी कुछ बनती है। तो यहाँ पे उसे ये समझने में हेल्प मिलता है इस प्रिंसिपल्स के थ्रू कि क्या करना चाहिए हमें सोसाइटी के लिए भी, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, देखते हैं। सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीज़नेबल प्राइस। तो यहाँ पे क्या है कि वो सोचते हैं कि कस्टमर को किस तरह से बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज रीज़नेबल प्राइस में प्रोवाइड किया जा सकता है। इस प्रिंसिपल के थ्रू मैनेजर को समझ में आता है, कंपनी को समझ में आता है, ओके। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक। तो यहाँ पे वो मोनोपोलिस्टिक को ख़त्म कर सकते हैं, उसे अवॉइड कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है कि सपोज़ कि कभी कभी कोई मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को, गुड्स को क्या करते हैं कि वो स्टॉक करके रख देते हैं, उसे जल्दी वो बाहर मार्केट में नहीं लाते। जब उसकी जो डिमांड है बहुत हाई चली जाती है, बहुत पैसे मतलब कि उसकी डिमांड आ जाती है बहुत ज़्यादा, और उस बहुत हाई प्राइस पे लोग चाहने लगते हैं उस चीज़ को, उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो क्या करते हैं उस स्टॉक को धीरे धीरे बाहर लाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है, उन्हें वही चीज़ अगर वो टाइम पे उन्हें मिले तो इतना उन्हें कम प्राइस देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उन्हें क्या बहुत हाई रेट देना पड़ता है उस प्रोडक्ट का। तो ये क्या करते हैं, कंपनी अपनी फ़ायदे के लिए करती है, ठीक है। तो ये इसे वो रोक सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक नहीं बनाना चाहिए। ये आर्टिफिशियल मतलब जानबूझ के किया जा रहा है ना, कि अपनी कमाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ओके। सिचुएशन इन मार्केट। तो मार्केट में ये सिचुएशन नहीं लानी चाहिए। फेयर कंपटीशन, एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ओके। मतलब कि मार्केट में अगर आपके तरीके के और भी वो कंपनीज़ हैं, ओके, तो वहाँ पे क्या फेयर कंपटीशन होना चाहिए। फेयर रेमुनरेशन, रेमुनरेशन भी अच्छा देना चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अच्छा रेमुनरेशन देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ऐसा जितना उनकी मेहनत लग रही है उतना उनको उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, उतना उनको सैलरी वेजेस मिलना चाहिए। चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी। सो एनवायरनमेंट चेंज करना ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो काम करने में उन्हें अच्छा लग सके। हेल्दी एंड वर्किंग प्लेस हो, हाइजीन प्लेस हो, उनके लिए जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी हेल्दी होनी चाहिए, ओके। उनके जो भी उनका मतलब उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही भी, और उनके मेंटली अकॉर्डिंग भी, मतलब कि सब कुछ हेल्दी होना चाहिए। वर्किंग प्लेस जो है हेल्दी होना चाहिए। और वहाँ पे जो टूल्स एंड मशीनरी है वो भी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। मैंने बताया आपको कि एडवांस होनी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि काम ईजीली हो, और उन्हें जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगे काम करने में, और सरल भी, ईजी भी रहे। नेक्स्ट वन इज़ इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अभी हमने जो, मैं आपको ये बता दूं पहले कि ये हमने क्या पढ़ा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये समझने में हेल्प मिलती है। हमारा ये पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये आपको रखना है, याद रखना है, ताकि वो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिख सकें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको जल्दी ही याद भी हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो। फिफ्थ वन इज़ इनकरेजेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आर से रिसर्च, डी से डेवलपमेंट, ओके। रिसर्च और डेवलपमेंट को कैसे इनकरेज करता है ये प्रिंसिपल्स, तो वो देखते हैं हम। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल्स है, वो क्या है, डायनामिक हैं। उसमें चेंजेस हो सकते हैं, मॉडिफाई भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर
नेचर गोज़ ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन बिजनेस वर्ल्ड। जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड में चेंजेस होते रहते हैं वैसे उसी तरीके से इसमें भी चेंजिंग होती रहती है, ठीक है। प्रिंसिपल में भी ओवर द ईयर्स दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करेंट नीड। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मतलब कि सालों से जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसे डेवलप करने में करंट नीड, अभी की जो ज़रूरतें हैं उस पर मतलब उसके लिए सूटेबल हो ये प्रिंसिपल, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे डेवलप करने के लिए काफ़ी टेस्टेड किए इसके जो भी मतलब कि जो भी रिसर्च किए। ओके, इट इनेबल्स द मैनेजर टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन देम। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनमें जो एक इम्प्रूवमेंट आती है, उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स होती है वो बढ़ती जाती है। ओके, कि वो बार बार देखते हैं कि प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो उससे उनको क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे उन्हें वहाँ पे सीखने को मिलता है, उससे वहाँ पे उन्हें काफ़ी कुछ समझने को मिलता है। मैनेजमेंट अडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या होता है कि जब वो उसे फॉलो करते हैं, रिसर्च करते हैं, बार बार उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे वो जब ऑटोमेटिकली वो वर्किंग प्लेस पे न्यू ट्रेंड्स अडॉप्ट करते हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप न्यू ट्रेंड्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप मार्केट में पीछे हो जाओगे बाकी के कंपैरिजन में। ओके, सो यहाँ पे न्यू ट्रेंड्स को जो अपडेटेड एडवांस लेवल की मशीन है, टूल्स हैं, टेक्निक्स है, उसे आपको अडॉप्ट करना ही होता है। ओके, दीज गाइडलाइंस हेल्प मैनेजमेंट टू मेक कंपैरिजन ऑफ यूज्ड प्रिंसिपल्स विद इट्स एक्सपेक्टेड आउटकम्स। जो ये गाइडलाइंस जो है प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट की, तो इससे हेल्प मिलता है कि मैनेजर को इससे हेल्प मिलती है कि उनका जो आउटकम एक्सपेक्टेड आउटकम, जो वो रिजल्ट चाहते हैं, जो वो प्रॉफिट चाहते हैं अपनी कंपनी से, उसमें उन्हें एक कंपैरिजन करते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा तो मुझे ये उतना मिलेगा कि नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं जिससे कि उनका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो निकल के आए। If needed, management can modify the principles according to situations as the management is having liberty to take the decisions at their own। ज़रूरत पड़ने पर अगर उन्हें लगता है कि जो प्रिंसिपल है उसमें चेंजेस करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, संशोधन करने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर उसकी सिचुएशन या कुछ ऐसे कंडीशंस है जो उसके अकॉर्डिंग उन्हें चेंज करना चाहिए तो उन्हें फ्रीडम है, लिबर्टी है कि वो अपना डिसीजन वो खुद ले सकते हैं। बताया था पहले कि ये रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, डायनामिक इन नेचर है, तो वो चेंज हो सकता है जो भी प्रिंसिपल है। ओके, This training helps in developing scientific approach toward research and growth and development of organization। So ये जो ट्रेनिंग है ये हेल्प मिलती है किसमें, डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं ग्रोथ करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो इससे उनके ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ओके, जितना ज़्यादा कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेगी, साइंटिफिक अप्रोच पे काम करेगी, सो इससे उन्हें हेल्प मिलती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में, उसकी ग्रोथ होने में। फॉर एग्जाम्पल R&D मीन्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एट्सेट्रा। मतलब कि यहाँ जो प्रोडक्शन में मतलब कि क्वालिटीज़ अच्छी हो, जो भी उनके प्रोडक्शन उसमें एक नई क्वालिटीज़ लाने चाहते हैं, वो कुछ नयापन लाना चाहते हैं, तो ये रिसर्च करते रहते हैं कि कुछ मैं अपना अगला जो प्रोजेक्ट है, जो अगला प्रोडक्ट है, मतलब उनके अगले प्रोजेक्ट पे कुछ और कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, अगले प्रोडक्ट पे, गुड्स पे वो कुछ न्यू करना चाहते हैं तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं। फाइनेंस के लिए वो कहाँ से किधर मतलब कहाँ कौन कौन से वे से सोर्सेस से वो फाइनेंस कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। मार्केटिंग कैसे करें उसमें वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कि मतलब कि मार्केटिंग किस तरीके से किया जाए, किस वे से किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, उनके प्रोडक्ट्स सेल हो सके। ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, किस तरीके से उन्हें उनका इंटरेस्ट जगाया जाए, किस तरीके से उन्हें हैंडल किया जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता रहता है, मैनेजर्स करते रहते हैं जिससे कि उन्हें काफ़ी हेल्पफुल हो उनके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में। तो ये किससे होता है, ये होता मतलब ये प्रिंसिपल बताता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू वो ये काम कर सकता है मैनेजर। 6th वन इज़ हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो प्रिंसिपल हेल्प करता है किसमें, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करने में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे हो, उनमें कोऑपरेट कैसे हो, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं कैसे कोऑपरेट करें, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सके। तो ये इस गाइडलाइंस के थ्रू उन्हें हेल्प मिलती है।
इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेटिंग अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग हैं, तो उनके सबके बीच में एक तालमेल, एक बैलेंस, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना, उन पे कंट्रोल करना, उन्हें ऑब्जर्व करना एक डिफ़िकल्ट काम है। ओके, चैलेंजिंग टास्क है फॉर मैनेजर। बट क्या करता है इससे ये, इट ऑल्सो डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉयज़ किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें रेगुलेट करना, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें ऑब्जर्व करना भी, उनके परफॉर्मेंस को देखना, ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर सुटेबल सिस्टम वाइल इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें एक मैनेजर को एक प्रोवाइड करता है, एक सिस्टम, सुटेबल सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बन सके और कंट्रोल भी बना रहे। ठीक है, मतलब कि मैनेजर किस तरीके से उनको कंट्रोल कर सकता है, किस तरीके से सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक बोलते हैं कॉरपोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, वो इसके थ्रू कर सकता है, किसके, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। ओके, last one is develops objective approach. With the help of various principles of management, one can develop an objective approach. सो जो अलग अलग प्रिंसिपल मैनेजमेंट हैं उसके थ्रू क्या हो सकता है कि एक जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है वो डेवलप हो सकता है। ओके, managers can identify the business opportunities, roots, causes of the problems in correct manner and can provide appropriate solution on it. That means यहाँ पे यही हो रहा है। सो प्रिंसिपल्स के थ्रू, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है उसके थ्रू यहाँ पे मैनेजर्स ये पता कर सकता है, ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि बिज़नेस के अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हो सकती हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुड्स प्रोडक्ट को सेल कर सकती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो मेन प्रॉब्लम्स है, रूट कॉजेज हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, बिजनेस में, उसको कैसे उसे कैसे उसका कैसे उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, सो सोल्यूशन, उसके लिए कैसे सोल्यूशन ढूंढा जाए। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द मैनेजर्स। तो इससे क्या होता है कि ये एक जो मैनेजर है उसका, उसकी जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाता है, उसके माइंड में एक कॉन्फिडेंस लाता है कि हाँ, मतलब कि जब वो रूल्स को समझेगा, जो प्रिंसिपल्स है उसको समझेगा, तो वो समझेगा ये बात फॉर कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मुनाफा हो कंपनी को, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रिमूव होनी चाहिए कंपनी से। ठीक है, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हटने चाहिए, उसके रूट कॉजेज़ क्या है, इस प्रॉब्लम्स एक करेक्ट मैनर में वो कैसे उसे सॉल्व कर सकता है प्रॉपरली, वो सारी चीज़ें उसे प्रिंसिपल के थ्रू पता चलती है। तो ये हमने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या थ्योरी है हेनरी फेल्स की, वो हम देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।